शेयर मार्केट से पैसा तो सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन शेयर मार्केट को समझना कोई नहीं चाहता है। शायद इसीलिए ज्यादातर लोगों को शेयर मार्केट में नुकसान होता है। क्या आप भी शेयर मार्केट को उन 80% लोगों की तरह ही समझते हैं जो ऐसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं जिनका प्राइस कम हो और वह सोचते हैं कि इन्हें ज्यादा प्राइस पर बेचकर पैसा बना लेंगे? लेकिन ऐसा नहीं होता और हमेशा की तरह ही आपको नुकसान झेलना पड़ता है। अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट को समझना होगा और शेयर मार्केट की अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना होगा। अरे हाँ, लेकिन आपको तो यह पता ही नहीं कि शेयर मार्केट में कौन सी कंपनियां अच्छी है और कौन सी खराब। किस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए और किस कंपनी के नहीं, इसे समझने के लिए आज की बुक समरी आपकी बहुत हेल्प करेगी। इस बुक का नाम है द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट। इस बुक में आपको वॉरेन बफेट के पर्सनल एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल और एडवाइस की जानकारी मिलेगी, जिसे पढ़ने के बाद आप भी शेयर मार्केट की अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैं इस बुक समरी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समराइज करूंगा और हाँ, मेरा दावा है कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप भी वॉरेन बफेट की तरह शेयर मार्केट से अच्छी कंपनियां ढूंढ सकते हैं और किसी खराब कंपनी के शेयर बाय करने से बच सकते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट। ये कोई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बुक नहीं है, बल्कि वर्ल्ड के ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की अपने शेयर होल्डर्स के साथ 1-to-1 बातचीत है। बर्कशायर हैथवे इंक के सीईओ ने अपने शेयर होल्डर्स को इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए कई लेटर लिखे थे, जिन्हें बाद में वॉरेन बफेट ने ऑथर लॉरेंस ए कनिंघम के द्वारा एक बुक के रूप में रीडर्स के लिए पब्लिश करवाया गया, जिसमें वॉरेन बफेट ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टैक्स, अकाउंटिंग, मर्जर और एक्विजिशन की जानकारी दी है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल और एडवाइस भी शेयर किए हैं। आज मैं आपको इस बुक के 5 इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में बताऊंगा। 1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस। 2. फाइनेंस और इन्वेस्टिंग। 3. निवेश विकल्प। 4. मर्जर और एक्विजिशन। 5. अकाउंटिंग धोखाधड़ी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस चैप्टर में वॉरेन बफेट अपनी कंपनी बर्कशायर और दूसरे कॉर्पोरेशन की एनुअल मीटिंग्स में क्या अंतर है, इसके बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि एनुअल मीटिंग असल में सिर्फ समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। ज्यादातर शेयर होल्डर्स को कॉर्पोरेशन से ज्यादा अपनी चिंता रहती है। कोई भी बिजनेस की बात नहीं करता और मीटिंग का लेवल हर साल घटता ही जाता है। जो लोग सीरियसली बिजनेस माइंडेड होते हैं वो तो मीटिंग अटेंड करना पसंद ही नहीं करते। जाहिर है, जहाँ पर लोग बिजनेस की बात छोड़कर सिर्फ शिकायतें करेंगे तो भला कौन ऐसी मीटिंग अटेंड करना चाहेगा। लेकिन बर्कशायर की जो मीटिंग होती है उसकी तो बात ही अलग है। बर्कशायर हैथवे वो कॉर्पोरेशन है जहां वॉरेन बफेट सीईओ है। हर साल ज्यादा से ज्यादा लोग ये मीटिंग अटेंड करते हैं, क्योंकि इन मीटिंग्स में सेंसिबल बातों और सवालों पर डिस्कशन होता है और सिर्फ बिजनेस से जुड़े सवालों के जवाब मिलते हैं। मीटिंग चाहे कितनी देर क्यों न चले, पर बर्कशायर के वाइस चेयरमैन चार्ली और मैं सभी सवालों के जवाब खुशी खुशी देते हैं। हमारी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है आपको सही सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। हम आपको वही इन्फॉर्मेशन देंगे जो सही और काम की हो, क्योंकि अगर हम आपकी जगह होते तो हम भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते। हम जानते हैं एक इन्वेस्टर होने के नाते या जो भी हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है उसे पूरा हक है कि उस तक कंपनी की सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसलिए ऑनेस्टी हमारी पहली पॉलिसी है और मैं ऐसे अकाउंटिंग मेथड्स पसंद नहीं करूंगा जो अनक्लियर और अनसर्टेन होते हैं, जिन्हें देखकर कुछ भी समझ पाना मुश्किल होता है। इससे मुझे शक होता है जैसे मैनेजमेंट मुझसे कुछ छुपाना चाहती है। तो इसके बजाय मैं चाहूंगा कि कंपनी के सीईओ साफ साफ बताए कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्योंकि हम भी अपनी कंपनी में यही करते हैं। कई बड़े कारपोरेशन खासतौर पर चुनकर इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। ऐसे कंपनीज अक्सर वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जो उनके फायदे की हो और ऐसी कोई खबर लीक नहीं होने देती है जो उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए। लेकिन मेरे ख्याल से एक और खतरनाक सिचुएशन तब आती है जब सीईओ अपनी कंपनी के लिए ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट करते हैं। हालांकि ये पॉजिटिव अप्रोच अच्छी है, पर ये दावा करना कि कंपनी 15% एनुअल रेट के हिसाब से ग्रो करेगी, ये कहना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऐसे फिगर कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक यानी कुछ हद तक अनरियलिस्टिक लगते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इन्वेस्टर्स सबसे पहले कंपनी के डेटा को अच्छे से देख ले। जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कहीं उनकी अकाउंटिंग वीक तो नहीं है, क्योंकि वीक अकाउंटिंग का मतलब है अनक्लियर रिपोर्ट या ऐसे फिगर दिखाना जिन्हें देखकर कुछ भी समझ पाना मुश्किल हो। अगर कंपनी आपसे एक्चुअल फैक्ट छुपा रही है या आपको अनक्लियर रिपोर्ट दिखा रही है तो शायद आपको इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार और सोचने की जरूरत है। फाइनली, ऐसे कंपनीज से दूर रहे जिनके सीईओ अनरियलिस्टिक अर्निंग की गारंटी दे रहे हो, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा ये किसने देखा है।
हम सिर्फ अच्छे रिटर्न की उम्मीद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर अच्छा रिटर्न हमें मिलेगा ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैनेजर्स की सुने पर फाइनल डिसीजन ओनर का होना चाहिए। मुझे इसी तरह का सिस्टम पसंद है जो हम बर्कशायर में भी फॉलो करते हैं। फाइनेंस और इन्वेस्टिंग। इस चैप्टर में वॉरेन बफेट ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और आर्बिट्राज के बारे में बताया है। मैंने आज तक जब भी अपनी कंपनी के लिए स्टॉक्स खरीदे हैं, हमेशा इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया है। मैंने ना तो कभी मार्केट के बारे में सोचा और ना ही राइट टाइम के बारे में। एक बायर होने के नाते मैं जितना हो सके उतने लंबे पीरियड के लिए स्टॉक लेने को तैयार रहता हूँ, जब तक मुझे यकीन है कि ये मुझे प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेगा। अगर मुझे लगे कि शॉर्ट पीरियड के लिए स्टॉक मुझे नुकसान देगा तो मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे लॉन्ग टर्म तक एडवांटेज मिलता रहे। मैं खुद को मार्केट एनालिस्ट नहीं बल्कि एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर देखता हूँ। मैं मार्केट को एनालाइज नहीं करता, मैं बिजनेस को एनालाइज करता हूँ। मैं मार्केट की पोजीशन देखकर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि तभी इन्वेस्ट करता हूँ जब मुझे यकीन हो जाता है कि जिन स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ वो मुझे अच्छा प्रॉफिट देंगे। एक बेहतर आइडिया के तौर पर आप मार्केट को एक इंसान की तरह देखें, मिस्टर मार्केट, यानी एक ऐसा इंसान जिसे सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम हो। कई बार वह काफी ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए वह हर स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देता है, और कई बार वह इतना डिप्रेस्ड होता है कि स्टॉक्स एकदम नीचे चले जाते हैं। मिस्टर मार्केट की एक और खासियत है, अगर आज वह आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, कल फिर वह नए प्राइस और नई चीजें लेकर आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए आप मार्केट को सही तरीके से इमेजिन कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मार्केट को एक इंसान की तरह मानकर चले। अगर मार्केट किसी बिजनेस की वैल्यू को समझने में ज्यादा वक्त लगा रहा है तो इससे हमें एडवांटेज ही मिलेगा कि हम बेहतर प्राइस में शेयर्स खरीद सकें। कई बार मार्केट किसी बिजनेस को अंडर वैल्यू करने लगती है, जिसका नतीजा ये होता है कि हमें शेयर्स बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। तो इस तरह की गलतियां को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट किसी शेयर की असली वर्थ डिसाइड नहीं कर सकता। अक्सर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर प्राइस बढ़ते देखकर खुश होते हैं, लेकिन मुझे तो इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता। जैसे कि मान लो किसी आदमी को हैमबर्गर खाना पसंद है, तो बताओ उसे खुशी कब होगी, जब बीफ के प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे। जाहिर सी बात है कि उस आदमी को बीफ के प्राइस कम होने पर ही ज्यादा खुशी होगी। सेम ऐसे ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, स्टॉक प्राइस बढ़ने पर खुश होंगे और गिरने पर डिप्रेस हो जाएंगे। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर आपको बढ़ते प्राइस के बदले घटते प्राइस पर ज्यादा ध्यान देना। जब मुझे इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छा आइडिया समझ नहीं आता तो अक्सर मैं आर्बिट्राज में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो मैं बताता हूँ कि आर्बिट्राज क्या है। एक ही समय में अलग अलग मार्केट में स्टॉक्स को खरीदना और बेचना आर्बिट्राज कहलाता है। आर्बिट्राज भी अच्छे रिटर्न देते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो जापान में गोल्ड रेट अचानक से घट गए तो बायर्स जापान में सस्ते रेट पर गोल्ड खरीदकर उसे न्यूयॉर्क में हायर रेट पर बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। लंदन के पौंड और न्यूयॉर्क के डॉलर के बीच जो रत्ती भर का प्राइस डिफरेंस है वो भी आपके लिए एडवांटेज हो सकता है। एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको किसी एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। लेकिन आपका गोल क्या है? आपका गोल है एक रीजनेबल प्राइस पर जबरदस्त बिजनेस का पता लगाना, ना कि लोअर प्राइस में कोई मीडियोकर यानी एवरेज बिजनेस ढूंढना। मुद्दा अगर ये है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा हो और आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट करें, तो मुझे डाइवर्सिफिकेशन का आइडिया ज्यादा पसंद नहीं है। अगर ये टर्म आपको नहीं पता तो हम बताते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है बिजनेस को एक ऐसे मार्केट सेगमेंट में बढ़ाना जो आपकी कंपनी के लिए बिल्कुल नई हो और आपकी कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बाहर हो। लेकिन मैं उन चीजों में ही इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ जो मेरी नॉलेज में हो। लोग अक्सर बीटा के बेस पर डाइवर्सिफाई करते हैं। बीटा क्या है? किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने में कितना रिस्क शामिल है उसे बीटा कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर बीटा 1.5 है तो इसका मतलब होगा कि किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने पर रिटर्न में 1.5% चेंज का रिस्क शामिल है। पर मेरे ख्याल से बीटा के बेस पर स्टॉक खरीदना फिजूल होगा। मैं बताता हूँ कैसे। एक अच्छे स्टॉक की तलाश में आपको किसी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू ढूंढनी होगी, चाहे उसकी मार्केट पोजीशन जो भी हो। ये वो रिसर्च है जो एक स्टॉक पिकर को मार्केट में सक्सेस पाने में हेल्प करती है। यानी इन्वेस्टर इतनी मेहनत करके कंपनी की ट्रू वर्थ पता करने के बाद इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कमाता है, जो कि बीटा के जरिए पता नहीं चलती। याद रहे, आपको डाइवर्सिफाई नहीं करना है और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जिनकी आपको वाकई में नॉलेज है। आपको मार्केट के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, बल्कि अपनी खुद की रिसर्च के हिसाब से ही इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है। निवेश विकल्प। इस चैप्टर में वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 1 करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, 2 एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट, 3 प्रोडक्ट एसेट्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट।
एक करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट जिसमें बॉन्ड, मोर्गेज और बैंक डिपॉजिट आते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है जिनमें बीटा या रिस्क फैक्टर 0 है, लेकिन सच्चाई इसके एकदम अपोजिट है। करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट भी रिस्की हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ही मनी की वैल्यू डिसाइड करती है और कई बार महंगाई भी काफी बढ़ जाती है। बेशक आपके पैसे का नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके वैल्यू ऑफ मनी गिरने के हाई चांस है। पहले जो चीज सिर्फ 1 रुपए में मिलती थी वो आज आपको 20 रुपए में पड़ेगी। तो कई बार ऐसे में हाई इंटरेस्ट रेट प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है। यही वजह है कि मुझे करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं है। 2 एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट जिनसे फिलहाल आपको कोई कमाई नहीं होती, पर आप उसे इस उम्मीद में लेते हैं कि फ्यूचर में उनकी कीमत बढ़ेगी तो बेचते वक्त आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। आपको क्या लगता है ये किस तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिनसे कोई कमाई नहीं होती पर फिर भी लोग उन्हें खरीदते हैं? जी हाँ, आपने ठीक समझा, गोल्ड यानी सोना। क्योंकि गोल्ड सिर्फ वो है जो कुछ क्रिएट नहीं करती और इसकी डिमांड लिमिटेड होती है। 3 प्रोडक्ट एसेट्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट। यह मेरी फेवरेट इन्वेस्टमेंट है। ये कोई बिजनेस हो सकता है या फिर रियल एस्टेट भी। इनमें इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम कैपिटल की जरूरत होती है, पर रिटर्न काफी अच्छा मिलता है। इन तीनों कैटेगरी को मैंने काफी ध्यान से एग्जामिन किया है और मुझे लगता है कि जो थर्ड कैटेगरी है वो बाकी 2 को आउट परफॉर्म कर सकती है। लेकिन मैंने लोगों को जंक बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते देखा है। जंक बॉन्ड्स मतलब डेब्ट यानी लोन में इन्वेस्ट करना। सुनने में अजीब लगता है ना? जंक बॉन्ड्स में आप उन बैंक्स को पैसे उधार देते हो जिनकी खराब क्रेडिट रेटिंग होती है। अब आप पूछोगे क्रेडिट रेटिंग क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग वो चीज है जो आपको बता सकती है कि आपका बैंक कितना भरोसे के लायक है। लो क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कि पास्ट में लेंडर्स यानी पैसे देने वालों को बोरोवर्स यानी पैसे लेने वाले से काफी मुश्किल से पैसा वापस मिल पाया था, और लो क्रेडिट रेट की वजह से ये बैंक हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं ताकि वो लोगों का भरोसा जीत सके। नतीजन आपको इन जंक बॉन्ड्स में पैसा लगाकर अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट के साथ लालच और डर भी जुड़े होते हैं। जब भी मार्केट आपको ललचाने लगे तो आपको मार्केट से डरने की जरूरत है, और जब मार्केट डरा हुआ यानी कमजोर दिखे तो आप लालची हो सकते हो। इसका मतलब ये है कि जब सब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। वही इसके एकदम उल्टा, जब हर कोई इन्वेस्ट करने से डर रहा हो तो आपके लिए इन्वेस्ट करने का यही सही टाइम होगा। मर्जर और एक्विजिशन। वॉरेन बफेट यहाँ दूसरी कंपनीज के साथ मर्जर और एक्विजिशन की बात करते हैं। वो उन कंपनीज की बात करते हैं जिन्हें वो खरीदना चाहते हैं। एक एक्टिविटी जो मुझे पसंद है वह है कि मैं ऐसे अच्छे बिजनेस को खरीदना पसंद करता हूँ जिनका इकोनॉमिक स्टेट्स बढ़िया है। चार्ली और मैं बिजनेस ऐसे ढूंढते हैं जैसे कोई अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढता है, लेकिन अगर हम एक्टिव रहे, ओपन माइंडेड और इंटरेस्टेड रहे तो हमें ऐसे बिजनेस मिल भी जाते हैं। पर अगर हम जल्दबाजी में ढूंढें तो कई बार नुकसान भी हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप जल्दबाजी में किसी से शादी करके पछताते हो, ऐसे ही बिजनेस सिलेक्ट करते वक्त भी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मेरे शुरुआती दिनों में मैंने कई बार ऐसे बिजनेस खरीद लिए थे जो उतने अच्छे नहीं थे पर उनकी रेटिंग अच्छी थी। फिर बाद में मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और सिर्फ वही बिजनेस एक्वायर किए जिन्हें गुड रेटेड माना भी जा सकता था। और नहीं भी हम छोटे कमिटमेंट अवॉइड करते हैं। एक बार अगर हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वो इसलिए क्योंकि हम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में यकीन रखते हैं।